हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट लेवल 1 से जुड़ा हुआ मामला जो आपको पता है कि चूंकि इसका जो पहले मुझे लग रहा था कि इसका मामला काफ़ी हल्का है, मतलब मुझे लग रहा था कि ये रद्द होने का कोई चांस नहीं है। मैं अभी भी यही कहूँगा कि 70-30 है। अभी 70% इसका कोई चांस नहीं है इसका कोई, लेकिन 30% में रद्द होने का नहीं है। भर्ती पर कुछ और हो सकता है। तो वो देखेंगे वो बाद में क्या होता है, लेकिन रद्द तो होने का मुझे नहीं लगता कोई रद्द होने का कोई चांस है इसका फिलहाल। अभी तो कोई मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। बाकी 28 तारीख तक देखते हैं इसमें और क्या होता है आगे। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए दोस्तों, हम ना हाई कोर्ट के अंदर जो आपत्ति प्रश्नों का मामला चल रहा है, तो उससे संबंधित एक निर्णय लिया गया है। तो वो हमारे एडवोकेट से बात करके हमने मान सिंह जी से बाकी लोगों से मीटिंग की है और एक फैसला लिया गया है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, फैसला ये लिया गया है कि हमारे पास टोटल जो है लगभग 130 लोगों की मैं ऑनलाइन लिस्ट दिखा चुका हूँ। 180 लोगों के नाम एक साथ हैं और 10 लोगों के नाम और हैं। 10 लोगों के अंदर 8 लोगों की लिस्ट मैं एक दिखा चुका हूँ। 8 लोगों की लिस्ट है और 2 नाम और हैं, जिसके अंदर एक राजबाला जी हैं, ठीक है, उनका अभी पेमेंट आ गया था। और एक मोहित कुमार है, ठीक है, जिन्होंने मोहित यदुवंशी, ठीक है, वो कमेंट भी करता रहता है हमेशा। तो वो उस भाई को मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ, उसका नाम आ गया है लिस्ट के अंदर। वो लिस्ट क्या है कि याचिकाकर्ता ज़्यादा बन नहीं रहते, क्योंकि रीट लेवल 1 को रद्द को देखते हुए, बाकी चीज़ें मतलब देखते हुए, तो जो भी अपडेट थी वो सारी चीज़ें देखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि आज आपकी 24 तारीख तक है, ठीक है। और 24 तारीख से 28 तारीख तक मैं अपना क्या बता रहा हूँ कि याचिका से रिलेटेड मैं तो कोई अपडेट नहीं दूंगा याचिकाकर्ता से संबंधित। बस मेरा काम ये है कि जो 300 एक तरीके से 10 लोग तो वो हो गए थे, एक मतलब आप ये देख लीजिए 130 प्लस 180, तो ये तो हो गए 310 और 12-15 लोग और हैं, मतलब 330 से ज़्यादा हमारे पास याचिकाकर्ता नहीं बने। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली, ठीक है। तो 330 की जिम्मेदारी मेरी है। जिन लोगों के नाम है जो भी है मुझे पता है, सबके एक एक बच्चे का नाम मुझे पता है कि किसका हमारे पास कौन है क्या है, वो सारी अपडेट वो जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन अब 24 तारीख से और क्या बोलते हैं 28 तारीख तक ये रीट याचिका को लेकर के हमारे पास कोई बात नहीं करेगा कि हमें लगानी है कि नहीं लगानी। क्यों? क्योंकि दोस्तों बात ये, यदि एग्जाम रद्द हो, क्योंकि आप लोगों का जो पैसा है वो एडवोकेट और बाकी कोर्ट फीस में जा चुका है, सीधी सी बात है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि एग्जाम 28 तारीख को रद्द हो जाती है किसी भी कारण है, या बाद में कभी रद्द हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे फिर हम क्या बोलते हैं कि ऐसी आशंका को देखते हुए हम इस काम को आज ही रोक रहे हैं। सीधी सी बात ये, क्योंकि आज के बाद जो याचिकाकर्ता बनेंगे प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर लोग बाग तो कहने से चूकते नहीं है कि आप लूटते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो ये एक चीज़ है जो फैसला लिया गया है। एक तो हमने बता दिया कि हम याचिकाकर्ता आज से, मैं तो मेरे लेवल पे आपको चाहे 7737 मैं नंबर बता देता हूँ, 7737616207, ठीक है। ये वाला जो नंबर है, आप यहाँ पर बात करके जो भी करना है आप यहाँ पे अपडेट ले सकते हैं। मेरे पास जो है, मेरा जो नंबर है 9461977035, ये पहले भी बंद था लेकिन अब ये परमानेंट बंद रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता है कि भैया किसी का पैसा अपने को, तो अपन ने तो खाया है नहीं किसी का पैसा, और अभी कोई गड़बड़ हो गई ना, लेने के देने पड़ जाएंगे मेरे। और मैं तो वैसे ही थोड़ा इन चीज़ों से बच करके ही रहता हूँ। मुझे थोड़ा डर लगता है भैया किसी गरीब का पैसा है या फिर फालतू, क्या मतलब है किसी के पैसे को वो करने से। लेने वाले लो, याचिकाकर्ता बनने वाले बनो, अमर जी के पास बनो, चाहे मुकेश रोयल जी, रमेश रोयल जी, जिसके पास जिसको बनना है उसके पास बनो आराम से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं मेरी तरफ से तो कोई इस याचिका वाले केस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि अब जो कि इसकी संभावना है ना रद्द होने की, मैं रद्द होने की संभावना नहीं कह रहा, सॉरी, मतलब L1 के ऊपर जो खतरे के बादल है अब वो मंडराने लगे। सीधी सी बात ये है, आगे क्या होगा वो वक्त बताएगा। तो एक तो चीज़ ये। अब दोस्तों एक बात और, आपत्ति प्रश्नों की सुनवाई कब होगी मैं वो भी बता देता हूँ। देखो, आपत्ति प्रश्नों की जो सुनवाई हुई थी ना लास्ट, वो हुई थी 2 मार्च को। पूरी बात को समझ लेना दोस्तों, मैं पूरी अपडेट दे रहा हूँ आपको। 2 मार्च को इसकी सुनवाई हुई और 2 मार्च को जब सुनवाई हुई थी सिंगल बेंच के अंदर, तो दोस्तों इसके अंदर जो भी सुनवाई हुई, तो एक हिंदी भाषा 2 का एक क्वेश्चन था प्रोजेक्ट प्रणाली वाला, वहाँ पर उसको कमेटी द्वारा मान लिया गया। तो इस तरह की आशंकाओं को देखते हुए कि बोर्ड को जबकि पता था कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चनों में नंबर मिलने वाले हैं, तो उस आशंका को देखते हुए 3 मार्च या 4 मार्च को जो है, जो बोर्ड है वो डीबी चला गया। डीबी मतलब डबल बेंच, सिंगल बेंच के फैसले के बाद डबल बेंच में चला गया। और डबल बेंच से यहाँ पे उन्होंने क्या बोलते हैं, इस जो आपत्ति प्रश्नों पर है यहाँ पे ले लिया स्टे, कि भाई जब उनके पास टाइम होगा ना तब वो अपना निराकरण कर देंगे। सीधी सी बात ये है। अब ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि यदि सुनवाई हो जाती 4 मार्च को, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो याचिकाकर्ता बने थे उनका जो रिजल्ट है वो रिवाइज होता सारा का सारा,
तो उनके मार्क्स ऊपर नीचे होते, तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ बच्चे कट ऑफ में आते, कुछ बाहर होते। तो सीधी सी बात है कि एक तरीके से उस चीज़ को, आशंका या उस डर को देखते हुए बोर्ड ने क्या किया, इस सुनवाई पर स्टे ले लिया। तो अब ये जो सुनवाई है ना दोस्तों, ये आपकी नियुक्ति के बाद ही होगी। मतलब आपकी जो नियुक्ति 5 अप्रैल को यदि आपका रिजल्ट आ जाता है फाइनल, तो उसके बाद ही ये सुनवाई होगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। रही बात अर्ली हियरिंग की, तो हमने अब इसकी याचिका लगाई है, लेकिन जो कोर्ट है, सॉरी जो कोर्ट में तो जब देखो होगा जब होगा, लेकिन बोर्ड की तरफ से इस पर स्टे है, इसलिए हमारी अर्ली हियरिंग की याचिका भी कुछ नहीं करेगी इसके अंदर। कोशिश की है, देखते हैं कुछ हो जाए तो। बाकी कारण ये है इस बात का। अब क्या होता है कि हम याचिका करता, अब देखो दोस्तों बात ये है, आरएएस का केस समझ लो। आरएएस में क्या हुआ था, आरएएस में क्या हुआ था कि सिंगल बेंच के अंदर, आरएएस के अंदर जो बच्चे पोस्टपोन करवाना चाहते थे वो जीत गए। डीबी की डबल बेंच के अंदर क्या हुआ, आरपीएससी चले गई भर्ती पर, उन्होंने वापस चालू करवा के रिजल्ट जो भी था याचिकाकर्ताओं को फायदा दे दिया। मतलब याचिकाकर्ताओं को सबको मेंस का एग्जाम दिलवा लिया, उनको शामिल कर लिया। भाई वो मेंस का एग्जाम ही तो देना चाहते थे ना याचिकाकर्ता, सारे के सारे, मतलब नहीं देना चाहते थे, तो उनको एक 15-20 दिन का टाइम दे करके जो भी है, उन्होंने जो भी पढ़ा नहीं पढ़ा वो अलग बात है, लेकिन एक तरीके से 26-27 फरवरी को तो मेंस का जो एग्जाम था वो तो नहीं हुआ ना, तो इसका फायदा याचिकाकर्ताओं को ही मिला, सीधी सी बात है। तो एक तरीके से जब याचिकाकर्ताओं को ही लाभ मिला, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर भी जो लाभ होगा वो याचिकाकर्ताओं को होगा। लेकिन अब क्या है कि जैसे अमित यादव जी हैं या काफ़ी लोग हैं, वो ये इस बात को ये कह रहे हैं कि सबको फायदा होगा। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि जब फायदा सबको हो रहा है तो ये लोग लूट क्यों रहे हैं। तो अब क्या है कि सुनवाई जब भी, हम तो याचिकाकर्ता बना ही नहीं रहे, ताकि हमारे ऊपर से जो ये लूटने का जो आरोप है ना, ये इसको मेरे को धोना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कोर्ट के अंदर कोई भी फ्री में केस नहीं लड़ता। आपको ये जनहित याचिका नहीं है। दूसरी बात, कोई फ्री में केस नहीं लड़ता, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। दूसरी बात, लोगों बच्चों के नाम ऐड करवाना और ये सब करवाना, जबकि आपका रिजल्ट आ चुका है, सब कुछ, आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, उसके बाद भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि लाभ सभी को होगा, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। लेकिन मैं इस बात को साबित करना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर जो लगे हुए आरोप हैं उनको हमें झूठा साबित करना है। तो सीधा तरीका ये है कि हमारे जो केस है मान सिंह जी वाला, इसके अंदर मेरी तरफ से, गिरीश अग्रवाल की तरफ से एक भी याचिकाकर्ता नहीं बनेगा। जिसको बनना है, अब तक जो बन गए उनकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन अब जो भी होगा वो आप जो नंबर दिया उस पर बात करें, मैं उस सिलसिले में कोई बात नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 28 तारीख को कुछ भी हो सकता है, तो फिर मेरी लंका लग जाएगी, सीधी सी बात है। मेरी 1 सेकंड में आप समझ लो बैंड बज जाएगी, क्योंकि मैं किसी को धोखा दे नहीं सकता, ना मैं लूटने का काम करता। तो सीधी सी बात है कि अपना तो वो कंसेप्ट ही नहीं है। अब आप देख लो जी राजस्थान, जो बड़े बड़े चैनल है ना, वो उन्होंने तक इस मुद्दे को उठा लिया। तो अब आप समझ सकते हो कि जब एक मीडिया के अंदर हाईलाइट हो गया, तो अब किरोड़ी मीणा जी छोड़ देंगे किस मुद्दे को? ना तो किरोड़ी मीणा जी छोड़े, ना बीजेपी छोड़े। तो अब बीजेपी को तो मौका मिल गया, और जो इन बच्चों के नंबर कम है उनको मौका मिल गया। आप किस किस को रोकेंगे? अब जो लोग मेरे से ये कहते थे कि सर आपके तो 126 नंबर है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग मुझसे ये कहते थे कि क्या बोलते हैं, 1 सेकंड रुकिए, कि सर आपके तो 126 नंबर है, जबकि मेरा तो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, अभी तो मेरे कम से कम 4 नंबर बढ़ेंगे, वो मुझे पता है। और आपत्ति प्रश्नों भी डिसाइड हो चुके हैं लगभग। आप ये मान कर चलिए कि किस पर मिलना और किस पर नहीं मिलना, वो भी मैं बता देता हूँ। चलो आपको, रीट लैंग्वेज 2 के अंदर 2 प्रश्न है, एक आपका रचनात्मक मूल्यांकन, एक सतत विकास, ठीक है। उसके अलावा एक आपका भाषा का वो था ना, प्लेइंग मेथड वाला, कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि, जिसमें वृद्धि विकास आया था साइकोलॉजी का, और एक जैकेट आउट। ये 5 से 6 क्वेश्चन है, जिनके अंदर पूरा इनके अंदर एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड होगी, जो भी होगा। लेकिन वो कब होंगे? जब लेवल 1 बचेगी। तो ये 5-6 क्वेश्चनों में, अब जिनमें से जिनके पहले से सही है उनका कटेगा नहीं, और जिनके ये गलत है उनके एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 5-6 क्वेश्चन है। और एक संस्कृत और इंग्लिश का जो क्वेश्चन था उसका मुझे अभी अपडेट नहीं है, तो इस बारे में बता दें। 16 क्वेश्चन जो थे उसमें से मैथ्स के 3 हटा दिए, ईवीएस के हटा दिए, और मतलब 5 क्वेश्चन तो ये हटा दिए। उसके अलावा हिंदी भाषा का जो एक क्वेश्चन जैकेट आउट वाला, और हिंदी भाषा 2 के 2 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन तो ये हैं। और साइकोलॉजी के रचनात्मक, सतत विकास, और एक आपका क्या बोलते हैं, कौन सा, प्लेइंग वाला, कि भाई जो शिक्षण विधियां कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो वृद्धि विकास वाला और शिक्षण विधियों वाला, वो वाला क्वेश्चन था ना। तो उसमें पहला ऑप्शन जो यूपी टेट का है वो क्वेश्चन है। तो ये 5-6 क्वेश्चनों के ऊपर हमारे पूरे चांसेस हैं कि इनमें ही हमें कुछ मिल सकता है। आपका फिनाइल गिटोरिया, ये सब कुछ इन पे कुछ नहीं मिलने वाला। वंशानुगत रोग वाला, प्राप्तांकों की बारंबारता, आपका RT 30:1,
ये कुछ नहीं होने वाला इनका, ठीक है ना, ये मैं पहले भी बता चुका था। तो जिन्होंने चाहे एक क्वेश्चन पे लगाई हो चाहे 10 पे लगाई हो, हमारे पास तो बस ये है कि 18 क्वेश्चनों की सुनवाई होगी, जो भी होगा फैसला। एक बात यह है कि हमें आपका केवल एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और 2,000 रुपये का पेमेंट चाहिए था, जो कि हमने लिया था। पहले फॉर्म भी फिल करवाए थे, लेकिन वो जो फॉर्म था वो क्या कहते हैं कि वो हमारे पास ही रहता, लेकिन वो जरूरी था क्योंकि हमने उसका प्रत्यक्ष प्रमाण रखते हैं कि ऐसा नहीं कि आज मैंने यानी कि इतने किसी ने 2,000 रुपये ले लिए और सर को पता ही नहीं है। वो काम इसलिए करवाया था, लेकिन बाद में हमने सर को बोला कि सर ये फॉर्म जब हमारे पास ही रहना है तो फालतू अपन फॉर्म भरवा के क्या करेंगे। फिर दूसरी बात, उसके ऊपर सर का फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ था, तो सर का फ़ोन नंबर वायरल हो रहा था, उससे प्रॉब्लम हुई, इसलिए हमने वो काम को बंद करवा दिया कि भाई आप किसी, क्योंकि आपका जो बोर्ड के अंदर जो आपकी फाइल जाएगी तो उसमें आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, मेन तो आपका एडमिट कार्ड जाएगा वहाँ पे, ताकि उसके अनुसार आपके नंबर जो भी होंगे इंक्रीज हो जाएंगे, नया सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। तो ये सारी पूरी डिटेल्स है। लेकिन अब क्या है कि हमारे ऊपर आरोप लगने लग गया कि आप लूटते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो बाकायदा मैंने इस चीज़ का फैसला ले लिया कि भाई मैं तो इस काम को नहीं करूंगा, एटलीस्ट कम से कम मेरे पर तो आरोप, मैं तो अपने आरोपों से बचूं। भाई मेरे को क्या काम है, मेरे पास कौन सी वो है, थोड़ी ना है, अपने पास है भगवान का दिया हुआ थोड़ा बहुत चल रहा है काम जैसा भी है। तो अभी क्या है कि नंबर कम होते हैं, तो जिनके नंबर ज़्यादा हैं, मान लो मेरे 126 नंबर है, जिनके 135 140 नंबर है, वो ये कहते हैं अरे भाई तेरे तो नंबर ही नहीं है, तू क्या कहते हैं तेरा सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं होने वाला, इसलिए तू तो रद्द ही करवाना चाहता है। तो जो लोग 11,500 लोग जब डेटा मांगा था इनसे, तो इन्होंने डेटा भी नहीं दिया। इन्होंने ये कहा कि एक बात बताओ सर, मेरे 135 नंबर मेहनत से आए और मैंने डेटा नहीं दिया, तो इसका मतलब मैं चोर हूँ? नहीं भाई, आप चोर नहीं हो, लेकिन अब कोई बात नहीं, आपने चोरों को बचाने की कोशिश की है, तो अब वो आप अपना देखो, सीधी सी बात है। और रही बात मेरी, ना तो मैं आज कह रहा हूँ, ना तो मैं रद्द करवाने के पक्ष में हूँ, ना रद्द ना करवाने के पक्ष में हूँ। अब जो भी होगा वो 28 तारीख को पता चलेगा। क्यों? क्योंकि बात इतनी से कि अब मैटर बढ़ चुका है, अब मैटर इसको कम नहीं होने वाला। तो क्योंकि सीधी सी बात है कि जब जी राजस्थान बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ही दिखाने लग गए, तो फिर दोस्तों अब ये बात छोटे लेवल पे तो रही नहीं, ये मामला उछल रहा था, उछल गया। अब देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल मैंने तो, मेरा जो काम था वो आपको ये बताना था कि एक तरीके से हाँ, लेकिन इसको बचाने का एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो मेरे पास 700-800 लोगों का डाटा आया था, 1,000 लोगों का डाटा आया था, सॉरी लगभग मेरे पास, मैं तो अपनी बता सकता हूँ, मेरे पास 1,000 लोगों का डाटा ईमानदार लोगों का आया था, जिसमें 130 प्लस शायद लगभग 300 से 400 बच्चे थे। तो यदि कोई मुझसे कहता है वो डेटा चाहिए तो मैं वो डाटा दे सकता हूँ, लेकिन वो कोई काम का ही नहीं है। जब एग्जाम ही में कोई प्रॉब्लम होती है तो अब तो देखते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो गलती रीट लेवल 2 के टॉपर्स होने की थी, वही रीट लेवल 1 वालों ने कर दी है, कर दी है, मैं पहले बता रहा हूँ। चाहे वो अजय वैष्णव हो, चाहे गोविंद सोनी हो, चाहे अभिलाष अभी तिवारी हो, कोई भी, वो गलतियाँ हो चुकी है कि हम लोगों ने ये सोचा कि लेवल 1 में हमारे अच्छे नंबर है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया, डेटा फिल नहीं किया किसी ने। डेटा मांगा था, मैं थक गया मांग मांग करके L1 वालों से, लेकिन नहीं दिया किसी ने। तो अब जो भी होगा उसका जिम्मेदार कोई भी नहीं है, उसका जिम्मेदार ना तो आप है ना मैं हूँ। लेकिन बस ये है कि अब 28 तारीख को देखते हैं क्या होता है। दोस्तों 28 तारीख के ऊपर पूरी नज़र रखिए। लेकिन फिर भी मैं आपको अंतिम एक उम्मीद की किरण दे करके जा रहा हूँ जिन बच्चों ने मेहनत की है, कि 28 तारीख को ये रद्द नहीं होगी। आप ये देख लेना, 28 को रद्द नहीं होगी, रद्द नहीं होगी, ये बात आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, ये रद्द नहीं होगी 28 को। मैं ये नहीं कह रहा रद्द परमानेंट नहीं होगी, 28 को रद्द नहीं होगी, बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी आप कर सकते हैं करिए। और बात यह कि आप जितना इस चैनल को ग्रो करवाएंगे, जितना बड़ा बनाएंगे, दोस्तों हमारी आवाज़ आगे तक जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।